हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आदर्श ऑनलाइन क्लासेस। प्यारे बच्चों, 11वीं क्लास का ये जो वीडियो है इसमें आपका स्वागत है। हम अपने पिछले वीडियो के अंदर हमने चर्चा की थी किसके बारे में, हम पुष्प की संरचना के बारे में चर्चा कर रहे थे और पुष्प के हमने भाग पढ़े थे और उस पुष्प के भाग में कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, कैलिक्स का मतलब होता है बाह्य दल और कोरोला होता है दल और एंड्रोसियम का मतलब पुमंग और गाइनोसियम मतलब जायांग। इनकी संरचनाओं के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। उसके बाद में हम जो पुष्प दल है पुमंग और जायांग जो है उनमें उनके बारे में डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। कुछ भाग जो है हमने देख लिए थे, लेकिन हम पहले जो दल है उनके बारे में चर्चा कर रहे थे और इन दलों के विन्यास के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। किसके बारे में? पुष्प दल के विन्यास, यानी किस प्रकार से ये दल जो है वो किसी भी पादप के पुष्प में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पुष्प दल विन्यास आपके 4 प्रकार के दे रखे हैं आपके इस बुक में। एक तो होता है कोर स्पर्शी, ये जो आपको दिख रहा है इसको कहा जाता है कोर स्पर्शी। कोर स्पर्शी का मतलब होता है कि इनके अंदर पुष्प के जो दल है उनके किनारे एक दूसरे को स्पर्श किए हुए रहते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का जो दल है वो दूसरे को ढकता नहीं है। ठीक है, अतिव्यापित नहीं करता है, सिर्फ इनके कोर है वो आपस में स्पर्श करते हैं। इस प्रकार का जो दल विन्यास है उन्हें क्या कहा जाता है? कोर स्पर्शी दल विन्यास कहा जाता है। और ये कोर स्पर्शी दल विन्यास है वो आक के पादप में पाया जाता है। आक, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। ठीक है, आक के पौधे में के पुष्प में यदि आप देखें तो दल है वो इस प्रकार से एक दूसरे को क्या किए रहते हैं, इनके किनारे स्पर्श किए हुए रहते हैं प्रत्येक दल। तो ये हो गया किस प्रकार का विन्यास? कोर स्पर्शी विन्यास कहलाता है, जो किस में पाया जाता है? कैलोट्रोपिस प्रोसेरा के अंदर पाया जाता है, आक के अंदर पाया जाता है। तो देखिए इसमें परिभाषा देखते हैं, इसमें क्या होती है? जब चक्र के बाह्य दल अथवा दल एक दूसरे के किनारों को क्या करते हैं? केवल स्पर्श करते हैं। ये मैंने अभी बताया आपको, केवल स्पर्श करते हैं उन्हें इस प्रकार का क्या कहलाता है? कोर स्पर्शी विन्यास कहलाता है। तो ये हो गया पहला कोर स्पर्शी। और इसमें आप देख सकते हो ये 5 दल यहाँ पर दिखाए हुए हैं और ये 5 दल हैं। इनके जो किनारे हैं, ये बीच वाला भाग है और ये किनारे वाला भाग है, तो इन दोनों के किनारे जो है वो एक दूसरे को क्या है? केवल स्पर्श करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? कोर स्पर्शी दल विन्यास कहलाता है। अब दूसरे प्रकार का जो दल विन्यास है, इस दूसरे प्रकार के दल विन्यास को कहा जाता है व्यावर्तित। क्या कहेंगे? व्यावर्तित। ठीक है, व्यावर्तित का मतलब होता है कि कोई भी दल जो है उस दल का एक किनारा पास वाले दल के एक किनारे से ढका हुआ होता है। और मतलब एक दल लिया हमने, पहला दल जो है उस दल का एक किनारा पास वाले एक साइड वाले दल के किनारे से ढका हुआ होता है और इसका जो दूसरा किनारा है वो दूसरे साइड वाले जो दल है उसके एक किनारे को ढकता है। ठीक है, ये देखिए इसमें आप यहाँ से समझ सकते हो चित्र में से। ये देखिए इसका एक किनारा जो है ये दल है और इसका एक किनारा दूसरे दल के एक किनारे से ढका हुआ है। ठीक है, और इसका दूसरा किनारा है वो इसके साइड वाले जो दल है उसके एक किनारे को ढकता है। ठीक है, एक किनारा ढका हुआ है और दूसरा किनारा ढकता है। तो इस प्रकार का जो दल विन्यास है, देखिए सभी में इस प्रकार का पाया जाएगा। ये भी देखिए, ये दल है, इसका एक किनारा दूसरे दल को ढक रहा है, दूसरे दल के किनारे को, और इसका दूसरा किनारा है वो दूसरे दल के किनारे से ढका हुआ है। तो एक किनारा ढकता है, एक ढका हुआ रहता है। इस प्रकार का जो दल विन्यास है सभी दलों में इस प्रकार का पाया जाएगा इसमें। तो इस प्रकार का जो दल विन्यास है वो क्या कहलाता है? व्यावर्तित कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यावर्तित कहलाता है। ये व्यावर्तित जो है वो पाया जाता है कपास, गुड़हल आदि के अंदर। कपास, गुड़हल आदि पादपों में इस प्रकार का विन्यास पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें परिभाषा की बात करें हम तो यहाँ पर देख सकते हैं, यदि किसी दल अथवा बाह्य दल का किनारा अगले दल पर तथा दूसरे, तीसरे आदि पर अति व्यापित हो। ठीक है, तो ये अगले दल पर क्या है? अति व्यापित है और खुद का जो किनारा है वो दूसरे के द्वारा अति व्यापित हो। ठीक है,
तो ये क्या कहलाएगा, इस प्रकार का विन्यास व्यावर्तित कहलाता है। इसके उदाहरण है गुड़हल, भिंडी, कपास आदि। इनके अंदर किस प्रकार का उदाहरण है, किस प्रकार के दल विन्यास पाए जाते हैं, व्यावर्तित कहलाते हैं। तीसरे प्रकार का जो दल विन्यास है उसको कहा जाता है कोर छादी। क्या कहा जाएगा, कोर छादी दल विन्यास। कोर छादी मतलब इसकी जो कोर है, किनारे जो हैं, इनमें एक दल के दोनों किनारे दूसरे जो दल होते हैं पार्श्व दल उनसे ढके रहते हैं, और एक दल ऐसा होता है जिनके दोनों किनारे दोनों पार्श्वों में पाए जाने वाले दल के किनारों को ढकता है पूर्ण रूप से। तो ये इस प्रकार का दल विन्यास क्या कहलाता है, कोर छादी कहलाता है। क्या कहलाता है, कोर छादी। अब देखिए यहाँ पर इसका एक जो दल है इसके दोनों किनारे पार्श्व दलों के किनारों से ढका हुआ है, ढके हुए ना दोनों किनारे पार्श्व दलों से। और एक दल ये देखें यहाँ पर, इसके दोनों किनारे बाहर हैं। एक दल के दोनों किनारे अंदर पार्श्व दलों के, और एक दल है ऐसा है जिसके दोनों किनारे पार्श्व दलों के बाहर पाया जाता है। तो इस प्रकार का जो विन्यास है, बाकी तीन जो है, बाकी तीन हो या दो हो या चार हो, कितने भी हो, वो दल क्या होंगे, व्यावर्तित होंगे। व्यावर्तित का मतलब आप जानते हो, इसका एक किनारा बाहर एक किनारा अंदर, एक किनारा बाहर एक किनारा अंदर। इसका भी देखिए एक किनारा बाहर एक किनारा अंदर। तो इसमें दो ऐसे दल होते हैं जिसमें एक तो पूर्ण रूप से अंदर है दोनों किनारे एक के, और एक ऐसा होता है जिसके दोनों किनारे पूर्ण रूप से बाहर हो। इस प्रकार का दल विन्यास क्या कहलाता है, कोर छादी दल विन्यास कहलाता है। क्या कहलाएगा, कोर छादी दल विन्यास कहलाता है। तो इसमें देखिए यदि बाह्य दल अथवा दल दूसरे पर अतिव्यापित हो तो उसकी कोई विशेष दिशा नहीं होती है। ठीक है, इसकी कोई विशेष दिशा नहीं है, यानी ये दूसरे वाले भाग को अतिव्यापित नहीं कर रहे या स्पर्श नहीं कर रहे हैं। इनके दोनों किनारे हैं वो अंदर की ओर धसे रहते हैं या दोनों किनारे बाहर रहते हैं। बाकी तीन क्या होते हैं, व्यावर्तित होते हैं। इस प्रकार का जो दल विन्यास है क्या कहलाता है, कोर छादी दल विन्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, कोर छादी दल विन्यास कहलाता है। और इसके अंदर इसके एग्जाम्पल में आता है आपके केसिया, गुलमोहर, केसिया व गुलमोहर ऐसे पादप जो हैं उसके अंदर कोर छादी दल विन्यास पाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं अगला चौथे प्रकार का जो दल विन्यास है, उसमें आता है वैक्सिलरी या ध्वजक। कौन सा आता है, वैक्सिलरी या ध्वजक जिसको बोलते हैं। तो वैक्सिलरी या ध्वजक की यदि हम बात करें तो वैक्सिलरी का मतलब होता है कि इसमें एक जो पश्च दल होता है, ठीक है, पश्च दल सबसे बड़ा होता है। सबसे पीछे का जो होता है उसमें से सबसे बड़ा पश्च दल है वो क्या होता है, पार्श्व वाले दलों को ढके रहता है। एक दल है और ये क्या है, सबसे बड़ा है ना। ये देखिए ये एक दल है वो सबसे और दलों से बड़ा है आकार में, और पार्श्व दलों को, दो पार्श्व दल हैं उनको ढके रहता है, उनको ढकता है। और बाकी के जो दो अग्रदल हैं, ये अग्रदल हो गए इसके, ये दो अग्रदल क्या करेंगे, दोनों छोटे होते हैं आकार में और दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। दोनों आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, संयुक्त है दो दल। तो ये दोनों संयुक्त दल जो होते हैं छोटे आकार के, ये पार्श्व दलों के दोनों किनारों से ढके रहते हैं, दोनों किनारों से ढके रहते हैं। और एक बड़ा वाला है, इसके दोनों किनारे पार्श्व दलों के किनारों को ढकता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो दल विन्यास है वो क्या कहलाता है, ध्वजक या वैक्सिलरी कहलाता है। ठीक है, तो ये मटर है, चना है, मूंग है, इनके पौधों के अंदर इस प्रकार का दल विन्यास देखने को मिलेगा आपको, पुष्प दल विन्यास। ठीक है, ये चार प्रकार के आपके क्या हो गए, दल विन्यास हो गए, जिसमें चार प्रकार से दल है वो एक दूसरे दल से संबंधित रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो ये हो गया आपके दल विन्यास, जिसमें कौन कौन से पाए जाते हैं। ये देखिए आप पुष्प में इस प्रकार का चित्र भी आप इसमें देख सकते हो कि ये जो है ये एक दल है और ये दूसरा दल है, ये तीसरा दल है, ये चौथा और ये पांचवा। ये दल, इनके किनारे जो है वो क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं सिर्फ, कोई भी एक दूसरे पर अतिव्यापित नहीं है, कोई भी एक दूसरे को ढक नहीं रहा। लेकिन इसमें देखिए इसके अंदर इसका एक किनारा देखिए, ये दल है, इसका एक किनारा इस दूसरे वाले के क्या है, अंदर की ओर है,
और दूसरा किनारा है वो इधर साइड वाला जो दल है इसके बाहर है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अतिव्यापित करते हैं एक दूसरे को। तीसरे वाले भाग में यदि हम देखें, कौन सा, कोर छादी, ये व्यावर्तित कहलाता है और ये होता है कोर स्पर्शी। और ये कोर छादी जो होता है इसके अंदर क्या होगा, ये एक दल देखिए, ये जो दल होता है ये दल बाकी के दो दलों के किनारों द्वारा ढका रहता है पूर्ण रूप से। ये पार्श्व वाले जो दल है ना, इनके दोनों किनारे इस दल के दोनों किनारों को ढकते हैं, यानी पूर्ण रूप से अंदर की ओर है। और एक दल ऐसा है, ये देखिए, इसके दोनों किनारे बाहर की ओर है। ये पार्श्व वाले जो दल होते हैं ना, इनके दोनों किनारों को ढकने का काम करता है ये। तो एक दल है जिसके दोनों किनारे अंदर, एक दल है जिसके दोनों किनारे बाहर पाए जाते हैं। इस प्रकार का जो है वो कोर छादी दल विन्यास पाया जाता है। और फिर इसमें देखते हैं लास्ट में ध्वजक। तो ध्वजक की यदि हम बात करें तो ये दल जो है वो सबसे बड़ा है, पश्च दल, और इसके अंदर ये क्या करता है, ये जो दो पार्श्व दल है इनके किनारों को ढकने का काम करता है। और दो अंदर वाले जो दल होते हैं, ये दो दल हैं अंदर वाले, सबसे छोटे अग्रभाग की ओर पाए जाते हैं। ये एक दल ये है और एक दल ये है। इसके दोनों किनारे इन दोनों दलों के किनारों के द्वारा ढके रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का जो दल विन्यास है वो क्या कहलाता है, ध्वजक कहलाता है। ध्वजक या वैक्सिलरी इनको कहा जाता है। तो ये हो गया आपका दल विन्यास। तो ये दल और बाह्य दल हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम चलते हैं अगले भाग की ओर, जिसका नाम है पुमंग, या जिसको कहा जाता है एंड्रोसियम। क्या कहा जाएगा, एंड्रोसियम या पुमंग कहा जाता है। तो एंड्रोसियम की यदि हम बात करें तो एंड्रोसियम आप जानते हो नर जननांग होता है किसी भी पुष्प का, और इसकी एक इकाई को क्या कहा जाता है, पुंकेसर कहा जाता है, ठीक है। प्रत्येक जो पुमंग है, एक इसकी इकाई जो होती है वो पुंकेसर कहलाती हैं। और पुंकेसर के हमने 3 भाग देखे ही थे, ठीक है। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। और इन तीनों भागों में सबसे ऊपर का जो भाग है वो परागकोश, और परागकोश को एक इस नीचे वाले भाग से पूतंतु से जोड़ने वाला जो है उसको योजी कहा जाता है, कनेक्टिव। और ये एंथर होता है परागकोश, ये क्या कहलाता है, परागकोश। और नीचे होता है फिलामेंट या स्टामेन इसको कहा जाता है, ये होता है पूतंतु। तो 3 भाग इसमें देखने को आपको मिलेंगे प्रत्येक पुंकेसर के, ठीक है। तो प्रत्येक पुंकेसर के कितने भाग यहाँ पर देखने को मिलते हैं, आपको 3 भाग देखने को मिलते हैं। ये होते हैं पुंकेसर और ये होते हैं स्त्रीकेसर, ठीक है। तो पुंकेसर में संरचना में आपने देख लिया कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। और ये दल से जो कई क्या होते हैं कि पुंकेसर है वो दल से जुड़े रहते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, दल लग्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दल लग्न। ऐसे पुंकेसर जो जैसे ये पुष्प है और ये पुष्प, कोई भी पुष्प है उसका पुष्पासन जो होता है, जहाँ पर इसके चक्र है वो लगे रहते हैं। जैसे ये दल लगा हुआ है और यहाँ से दल से ये पुंकेसर जो है वो जुड़े रहते हैं यहाँ से। तो इस प्रकार का पुमंग क्या कहलाएगा, दल लग्न पुंकेसर कहलाता है। और कईयों में क्या पाया जाता है, परिदल पाया जाता है। जो दल और बाह्य दल जो है उनसे उनके जगह एक ही दल पाया जाता है जिसे परिदल कहा जाता है। और उस परिदल से जुड़ने वाले जो पुंकेसर है वो परिदल लग्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परिदल लग्न पुंकेसर कहलाते हैं। और कुछ के अंदर जैसे देखिए परिदल लग्न में लिली का जो पादप है उसमें कैसा होता है, परिदल लग्न होता है। और बैंगन के पादप में कैसा होता है, दल लग्न पाया जाता है, ठीक है। पुंकेसर कहाँ से जुड़े रहते हैं, दल से जुड़े रहते हैं। और कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें ये पुंकेसर जो है वो कैसे होते हैं, मुक्त होते हैं और बहु पुंकेसरी होते हैं। यानी इन पुंकेसर क्या है, बहुत सारे हैं और ये मुक्त रूप से इसमें जुड़े रहते हैं, किसी भी दल से इनका संयोजन नहीं होता है, ठीक है।
तो ऐसे इस प्रकार का जो दल विन्यास है वो किस में पाया जाता है, गुड़हल के अंदर पाया जाता है पुंकेसरों का विन्यास। ठीक है, अब देखिए इसमें पुंकेसर जो आपस में जुड़ते हैं उसके आधार पर या मुक्त रूप से रहते हैं उसके आधार पर हम इसको कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है संयोजन के आधार पर एक संगी, एक होता है द्विसंगी और एक होता है बहुसंगी। एक संगी किसे कहेंगे, एक संगी का मतलब होता है कि इसमें पुंकेसर जो है वो सारे के सारे एक ही संघ में जुड़े रहते हैं। जैसे इसमें एक ही नली निकलती है, पुंकेसरों के जो पुतंतु होते हैं वो जुड़ करके एक नाल का निर्माण करते हैं और इसी नाल से सारे परागकोश है वो जुड़े हुए हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, एक संगी कहा जाता है, पुंकेसर कहा जाता है। दूसरा, अब ये किस में पाए जाते हैं एक संगी पुंकेसर, एक संगी की बात करें हम तो गुड़हल के पादप में एक संगी पुंकेसर होते हैं। सभी के पुतंतु है वो आपस में जुड़ करके एक नाल बनाते हैं और उस नाल से सारे परागकोश है वो जुड़ जाते हैं। दूसरे प्रकार का होता है उसे द्विसंगी कहा जाता है। और द्विसंगी के अंदर क्या होता है कि इसमें पुंकेसर के जो पुतंतु होते हैं वो 2 समूहों में जुड़ते हैं। नीचे से पुष्पासन से जो पुतंतु निकलते हैं ये पुतंतु 2 संघों में विभाजित हो जाते हैं। एक तो ये नाल बन जाएगी और दूसरी ये नाल बन जाती हैं और यहाँ पर क्या होते हैं, ये परागकोश हैं वो जुड़ करके संघों का निर्माण करते हैं। तो 2 संघों में ये विभाजित हो जाता है। इस प्रकार के जो होते हैं वो द्विसंगी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, द्विसंगी प्रकार का पुंकेसर कहलाता है। और ये किस में पाया जाता है, मटर के पौधे में। मटर के पौधे में किस प्रकार का होता है, द्विसंगी प्रकार के पुंकेसर है वो पाए जाते हैं। अब देखिए कई पादपों में हम देखते हैं कि इनके अंदर जैसे सिट्रस कुल का पादप जो होते हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, ऐसे पादप जो होते हैं जिनमें सिट्रिक एसिड पाई जाती है जिनके रस के अंदर, उनके अंदर जो पुंकेसर है वो अलग अलग भागों में, अलग अलग संघों में विभाजित होते हैं। जैसे यहाँ से क्या होगा, बहुत सारे पुतंतु निकलेंगे और ये पुतंतु इनके ऊपर परागकोश है वो जुड़े रहते हैं। ये 2-3 परागकोश है, एक तंतु से जुड़ गया, ये यहाँ से जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारे संघ बना लेते हैं और इस प्रकार का जो पुंकेसर का जो विन्यास है उसे क्या कहेंगे, बहुसंगी कहते हैं। जैसे सिट्रस कुल के जो पादप होते हैं उनमें, उनके अंदर क्या कहलाता है, बहुसंगी प्रकार का पुष्प दल विन्यास, पुंकेसर का विन्यास पाया जाता। हाँ, तो इसमें ये कैसा होता है, बहुसंगी, एक संगी और द्विसंगी प्रकार के पुंकेसर हैं वो पाए जाते हैं। ये हो गए कौन से भाग, पुमंग, जिनकी इकाई होती है पुंकेसर। अब अगला भाग हम पढ़ते हैं कौन सा, जायांग, जो स्त्री केसर के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, स्त्री केसर। ठीक है, ये मादा जन्नांग होते हैं पुष्प के और इनके अंदर क्या बनते हैं, बीजांड बनते हैं और जिनमें अंड कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन अंड कोशिकाओं को निषेचित करते हैं पुंकेसर में बनने वाले परागकण। ठीक है, तो ये देखिए इसमें ये क्या होते हैं, मादा जनन अंग होते हैं और ये इसमें अंडपों की संख्या जो होती है वो या तो कईयों में तो क्या होता है, एक अंडपी होते हैं जिनमें अंडपों की संख्या एक ही होती है, कई द्विअंडपी, त्रिअंडपी या बहुअंडपी, यानी इनमें अंडपों की संख्या के आधार पर इनको विभाजित किया जाता है। तो अंडप जो होते हैं ये देखिए इसमें ये क्या कहलाते हैं, अंडप कहलाते हैं इनके अंदर, जिनमें बीजांड और अंड कोशिकाएं हैं, भ्रूणकोश वो बनते हैं। मादा युग्मकोद्भिद भ्रूणकोश को कहा जाता है। अब देखिए अंडप के कितने भाग होते हैं, 3 भाग। अब देखिए कितने भाग कहेंगे, 3 भाग कहेंगे। अंडपों का मतलब होता है कि इसमें एक जो स्त्री केसर होता है उस स्त्री केसर को क्या कहा जाएगा, अंडप कहा जाएगा। और कुछ पादपों में स्त्री केसर की संख्या एक ही होती है, वो एक अंडपी, और कुछ में स्त्री केसरों की संख्या बहुत सारी होती है, वो क्या कहलाएंगे, बहुअंडपी कहलाते हैं। अब इसमें देखिए 3 भाग होता है प्रत्येक स्त्री केसर का, वो हमने
पढ़ा था थोड़ा इसके बारे में। इसका ऊपरी भाग जो है वो क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। क्या कहलाएगा? वर्तिकाग्र। दूसरा भाग नलिका नुमा संरचना, जिसको वर्तिका कहा जाता है। और तीसरा भाग इसका जो होता है वो क्या कहलाता है? अंडाशय। क्या कहलाता है? अंडाशय या ओवेरी का कहलाता है। ठीक है, तो एक तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, 3 भाग इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो वर्तिकाग्र जो है वो वर्तिकाग्र है वो सबसे ऊपर पाया जाता है इसके अंदर। वर्तिकाग्र भाग जो है ना वो प्रत्येक अंडप के सबसे ऊपर शीर्ष वाले भाग पर पाया जाता है और यह एक सतह प्रदान करता है किसी भी परागकण को ग्रहण करने के लिए। यानी कोई भी परागकण आएगा ना, वो परागकण आकर के वर्तिकाग्र पर गिरता है और इसका यहाँ पर अंकुरण होकर के ये बीजांड में प्रवेश करेगा। तो ये अंकुरणों, ये जो परागकण जो होते हैं, परागकणों को सतह प्रदान करते हैं अंकुरण के लिए, ये होता है वर्तिकाग्र। और इसके बाद में नीचे की ओर एक नलिका नुमा संरचना निकलती है और ये नलिका नुमा संरचना अंडाशय से जुड़ती है आगे की ओर, जिसे क्या कहा जाता है? वर्तिका या स्टाइल इसको कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या करती है? इसमें से इस नलिका के अंदर से पराग नलिका है वो निकलती है, नीचे की ओर जाती है और बीजांड में प्रवेश करती है। ये हो गए कौन से भाग? 2 भाग हो गए इसके, वर्तिका और वर्तिकाग्र। सबसे नीचे का जो भाग है वो क्या कहलाता है? ये नीचे का सबसे नीचे का फूला हुआ भाग, इसको क्या कहा जाता है? अंडाशय या ओवेरी कहा जाता है। और ये जो फूला हुआ भाग होता है इसके अंदर क्या लगे रहते हैं? बीजांड लगे रहते हैं, जिनके अंदर क्या पाई जाती है? अंड कोशिका है, प्रतिमुखी कोशिका है, ध्रुवीय केंद्रक है, जिनकी संरचना के बारे में हमने आवर्त बीजी पादप के जो पुष्प पढ़े थे उसके अंदर हमने यहाँ पर चर्चा की थी। ठीक है, आगे की ओर हम आगे भी इसमें चर्चा करेंगे। 12th क्लास में भी इसमें प्रजनन से संबंधित चैप्टर है आपके, आवर्त बीजी पादपों में जनन, उसके अंदर भी इसकी संरचना के बारे में दिया हुआ है, जिसकी चर्चा हम करेंगे। तो यहाँ पर बीजांड लगे रहते हैं, अंडाशय वाला भाग है और ये पुष्पासन से जुड़ा हुआ भाग होता है। ऊपर की ओर इसमें क्या जुड़ा होता है? वर्तिका, और नीचे की ओर ये पुष्पासन से जुड़ा हुआ भाग होता है। तो अब देखिए ये इसके अंदर क्या लगे रहते हैं? बीजांड। और ये बीजांड जो है वो बीजांडासन, यानी जहाँ से बीजांड जुड़े रहते हैं इस अंडाशय वाले भाग में, उस भाग को क्या कहा जाता है? बीजांडासन कहा जाता है। ये जो भाग है इसका, ये बीजांडासन कहलाता है, जहाँ से ये बीजांड जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये बीजांडासन जो होता है ये कैसा होता है? चपटा और गद्देदार संरचना होती है। ठीक है, और जब इसमें क्या होता है? जब एक से अधिक अंडप होते हैं तब वे पृथक हो सकते हैं, जैसे कि गुलाब और कमल के अंदर। गुलाब और कमल के अंदर ये जो अंडप होते हैं ये अलग अलग पाए जाते हैं, जिन्हें वियुक्तांडपी कहते हैं। और कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें अंडप है वो आपस में जुड़े रहते हैं, जैसे मटर, टमाटर आदि पादपों के अंदर। तो इसमें इन्हें क्या कहेंगे? युक्तांडपी या सिनकार्पस कहा जाता है। तो ऐसे पादप जिनमें अंडप आपस में जुड़े रहते हैं सिनकार्पस या युक्तांडपी कहलाते हैं, और जिनमें ये अंडप है वो अलग अलग होते हैं, मुक्त होते हैं, तो उन्हें वियुक्तांडपी या एपोकार्पस कहलाता है। तो एपोकार्पस में गुलाब और कमल एपोकार्पस के उदाहरण है, मटर और टमाटर सिनकार्पस पादप के उदाहरण होते हैं। ठीक है, और ये अंडप वाला जो भाग होता है, नीचे वाला भाग, ये अंडाशय वाला भाग, निषेचन के बाद में ये जो अंडाशय में जो बीजांड पाए जाते हैं उनसे बीज का निर्माण होता है, और अंडाशय की भित्तियां हैं वो फल भित्ति बना करके फल का निर्माण करने का काम करता है। तो इस प्रकार से ये 3 भाग जो है वो अलग अलग कार्यों को करने में सहायता करते हैं। अब अगला भाग जो है बीजांड न्यास, इसके बारे में हम अगले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।